किरेन रिजिजू सर को भी दिस मैसेज हैज़ टू गो लाउड एंड क्लियर, क्योंकि आपने पिछले 15-20 साल से एक यूनियन कैबिनेट में रहकर भी ना एक शब्द आर्टिकल 371H को लेके बात किया, ना एक शब्द 6 शेड्यूल को लेके बात किया, ना एक शब्द ILP को ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाने का बात किया. इनफैक्ट ही वाज अ लॉ मिनिस्टर ऑल्सो, और अभी तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर है, एंड वी आर अ माइनॉरिटी, तो ही हिमसेल्फ इज अ माइनॉरिटी. नाउ लेट्स सी, अभी आप आवाज नहीं उठाएगा तो विल वेट फॉर यू टू एटलीस्ट, आपने जो चीज नहीं कर पाया इन द लास्ट 15 ईयर्स, आपको पब्लिक ने और एक बार आपका नाकामी को उसको प्रायश्चित करने का, उसको करेक्शन करने का आपको एक मौका दिया है. मेरा नाम तदाक नालो है, एंड आई एम फ्रॉम अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली आई मीन इन फैक्ट फ्रॉम 22 constituency from Nacho, and I've done my schooling in different schools. जैसे I started with Don Bosco, Julie, and then उसके बाद I went to Frontier School Zero, and then after that I went to Mount Hermon School in Darjeeling, and after that also I went to different schools. So schooling has been a very long journey and different kind of experiences. और उसके बाद after my schooling I've done my BTech in marine engineering. In short, in a nutshell, this is like some kind of a destiny, because actually I was supposed to be in the Navy in marine engineering. I have done marine engineering there. So and my colleagues and my friends, वो अभी भी selling कर रहे हैं, लेकिन I'm here, and after completing my course, when I came back, I was not eligible anywhere. I'm कहीं में भी eligible नहीं था. तो APPSC exam was the only exam where I was eligible. तो उसको लिखने के लिए हमने prepare किया, और first time APPSC 2017 में first time exam लिखा. तो उस समय में ही इतना बड़ा सा ये issue हुआ था, तो we protested, we in fact पुलिस से लाठी चार्ज भी झेलना पड़ा, वाटर कैनन भी फेंका, इनफैक्ट ये मैं जेल में भी डाला, एंड वी स्लेप्ट इन टेनिस कोर्ट फॉर डेज, कितना समय तक. तो वहाँ से लेके, और जब रिसेंटली ये पेपर लीकेज का इशू हुआ, तो इसमें ऐसा घुस गया कि देयर इज़ नो कमिंग बैक. वैसे तो आई वॉज एकेडमिकली वेरी इंक्लाइन, इनफैक्ट अभी भी है. तो आई वॉज यूजुअली अ बुक वर्म, तो ज़्यादातर मैं बुक्स में ही पढ़ा रहता था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट. तो आई हैव पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ इवेंट्स. इनफैक्ट आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर ऑल्सो. तो मेरा जब जो एकेडमी था, I was a champion for 4 years in the long distance running in a marathon. उसके बाद I played football. इनफैक्ट हम स्कूल लेवल में जब ये CBSE क्लस्टर जो नेशनल लेवल का जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, उसको नेशनल लेवल तक खेला है. एंड बाकी जितना भी जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, तो आई हैव पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ इवेंट्स. सो इन शॉर्ट, either it was studies or sports. तो या तो I would be found in the classroom or I would be found in the ground. Actually politics से I was यहाँ से ये particular जो politics का जो दुनिया है, I was very very far from this. In fact when my father was in politics, in fact अभी भी है, जब वो अपना peak में था, when he was the home minister of this state, when he was holding different portfolios, उस समय में I was in the school, and either in the school or I was in the college. तो I was literally unaware of what exactly was happening. सिर्फ इतना पता था कि हाँ, my father is there in the state politics, उतना आइडिया था. But as far as I'm concerned, I had zero knowledge about this. और in fact both recently भी 2019 election में, I think that was the first time I came to know something about politics. जब I took part in the election campaigning and all, तब थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि ओ ऐसा भी होता है बोल के.
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट I was actually not interested in this particular line, and I really wanted to clear either UPSC exam or APPSC exam. तो जितना भी मेरा पेरेंट्स लोग जितना भी स्ट्रेस करने से भी, बट सिंस माई इंटरेस्ट वाज टुवर्ड्स एकेडमिक्स, और मेरा ये सोच था कि इफ़ आई रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस, सो आई हैव टू बी इन द सिविल सर्विस. तो दैट्स व्हाई आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जाम्स ऑल्सो. In fact, I have given multiple times in this APPSC exam. तो ये इशू में भी जुड़ने से पहले I was in the middle of preparation actually. जब चल रहा था I was preparing for UPSC exam. तो for some reason I came back, लेकिन जब ये सब खुलासा हुआ, इसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि now almost 2 साल से भी ज़्यादा ब्रेक हो गया. एजुकेशन सिस्टम जो है अरुणाचल में कैसा है और बाहर कैसा है, आई डिड नॉट रियलाइज द डिफरेंस. लेकिन वंस आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम अरुणाचल, व्हेन आई वेंट टू दार्जिलिंग टू माउंट हर्मन स्कूल, देयर वाज अ स्टार्क डिफरेंस. यहाँ पे ऐसा लगा कि हम कहाँ पे था, एक मेंढक का पौंड में था अभी तक. आई थॉट दैट वाज एवरीथिंग. लेकिन वहाँ से निकल के जब व्हेन आई वेंट टू दार्जिलिंग, आई केम टू नो दैट there are a lot of other things जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है. तो when I went to Darjeeling, the most beautiful part of that particular school was that वहाँ का जो करिकुलम है, my school happened to be an Anglo-Indian school. I think it is more than 125 years से भी ज़्यादा है, and it was opened during British time. उस समय में शुरू हुआ था. तो ऐसा था कि वहाँ का जो सिस्टम है, इट्स नॉट जस्ट द स्टडीज़. आप सिर्फ बुक्स में या फिर आप मार्क्स में, दे डू नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स टिल देयर. वहाँ पे एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. ऐसे नहीं कि यू कीप द बुक्स असाइड या फिर यू कीप अदर इवेंट्स असाइड. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, द अदर वन इज ऑल्सो हैपनिंग. तो वहाँ जाके फर्स्ट टाइम आई सो स्विमिंग पूल देयर, जहाँ पे लोगों को स्विमिंग सिखाया जाता है, स्पेशली द किड्स. स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक सब के लिए वहाँ पे स्विमिंग क्लासेस होता है. एंड देन वी हैव द सीज़न, डिफरेंट सीज़न. कभी बास्केटबॉल का सीज़न होता है, कभी फुटबॉल का सीज़न होता है, कभी क्रिकेट का सीज़न है, कभी एथलेटिक्स का सीज़न है, कभी बैडमिंटन का सीज़न है, कभी वॉलीबॉल का सीज़न है. एंड यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक पार्ट इन दैट. और वहाँ तक सिर्फ नहीं है, इनफैक्ट वहाँ का जितना भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें जैसे म्यूज़िक कंपटीशन होता था, एंड देन एलोक्यूशन होता था, डिबेट एंड क्विज कॉम्पिटिशन्स, एंड इतना वो भी, ये सब जितना भी इवेंट्स है, इतना सिग्निफिकेंट था वहाँ का जो स्कूलिंग लाइफ में. बिकॉज वहाँ पे हम लोगों का स्कूल का मोटो भी ये था कि नॉट फॉर स्कूल बट फॉर लाइफ वी लर्न. दैट मीन्स आप सिर्फ बुकिश नॉलेज जो है, वी वर नॉट कन्फाइंड देयर. In fact, from my own experience, I got to learn a lot of things from the football ground as compared to the books. Book में you get only the theoretical perspective. लेकिन when you get down to the ground, जहाँ पे आप team work, discipline, perseverance, selflessness, team work, उसके बाद साथ में जो last moment तक जो never give up वाला जो spirit है, that I got to learn on the football ground. तो when I went there, it was like एक अलग ही दुनिया suddenly open up हो गया. That's what made me think कि ये सब चीज़ तो I never got to know this till the time I was there in Arunachal. क्योंकि before going to this frontier school also, I was in Don Bosco school. हाँ, Don Bosco school में भी co-curricular activities होता था. इनफैक्ट फ्रंटियर स्कूल में भी होता है, इनफैक्ट अरुणाचल में भी टू सम एक्सटेंट होता है. लेकिन व्हेन आई सो द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, द काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस इट हैड ऑन द स्कूलिंग लाइफ, जब दार्जिलिंग में जाके ये सबको देखा, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट एजुकेशन सिस्टम अरुणाचल में बहुत पीछे है. इनफैक्ट आई वुड से एटलीस्ट 30-40 ईयर्स तो पीछे है. जेल अभी सोचने से, अभी काउंट करने से एग्जैक्टली काउंट में तो नहीं आ रहा है, लेकिन गया है मल्टीपल टाइम्स.
तो फर्स्ट टाइम 2017 में गया था, जब हम लोगों को किंग कप स्कूल का बाहर से उठा के सीधा जेल में ले गया था। उसके बाद बीच में टेम्पररी डिटेंशन तो बहुत बार हुआ है। तो मोस्ट रिसेंटली जब APPAC इशू का चलते हमने सरकार से पिछले 2 साल से रो रो के चिल्ला के मर के आवाज़ उठाया, उसके बावजूद भी जब इशू रिड्रेस नहीं हुआ तो हम लोगों ने तब एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट डे है, दैट इज़ द स्टेटहुड डे। तो जब स्टेट का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इशू का रिजॉल्व नहीं किया है तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कोई बात नहीं बनता है। तब जाके हमने स्टेटहुड डे को बॉयकॉट किया। तो उस समय में यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस का तरफ से हम लोगों को उठाया। इनिशियली वो लोग यही बात करके ले गया था कि आपसे जस्ट पूछताछ करेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि पूरा हम लोगों को ट्रैकिंग कर रहा था, हर मूवमेंट को ट्रैकिंग कर रहा था। इनफैक्ट आवर सेल फोन वाज बीइंग टैप्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट शायद अभी भी टैप्ड है। तो ऐसा करके वी वर टेकन टू द जेल। फर्स्ट ईटानगर पुलिस स्टेशन में रखा टिल 11:30 PM। उसके बाद वी वर टेकन टू जूली सेंट्रल जेल। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट हम लोगों को उसी जेल में रखा जिस सेल में तकेत जरंग 1 साल तक बैठा है, सेम सेल। तो इट वाज लाइक हम लोग को हंसी भी आ रहा था, आंसू भी निकल रहा था, दुख भी लग रहा था, फनी भी लग रहा था कि जो चीज़ के लिए हम इतना ज़ोर शोर से, इतना दिल दर्द होके हम यहाँ पे रो के इशू उतारा था, और ये इशू जिसके लिए इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, मेनी पीपल दे हैव गॉन टू जेल फॉर मोर देन 30 days और बिना कुछ कारण का। और जिस हिसाब से आपने देखा हो, जिस हिसाब से क्रैकडाउन किया, जैसे तेचीपुरु सर हो गया या फिर बाकी मेंबर्स है। इनफैक्ट मेरा साथ जो हुआ, आई वॉज इन हरापा, एक प्रेयर सेंटर में था, और मुझे पकड़ने के लिए वहाँ पे 700+ पुलिसमैन भेजा गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस। शायद आप लोग ने कभी अरुणाचल का हिस्ट्री में वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल को, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टेररिस्ट को इतना तक पकड़ने के लिए शायद स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से इनिशिएटिव उठाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टेट का सबसे सिग्निफिकेंट इशू को उठाने के लिए, जब सबसे बर्निंग इशू को, सबसे दर्दनाक इशू को जब कोई आवाज़ उठाया है, उसको सप्रेस करने के लिए यू हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट। आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे ऑन 19th of July 2024 में व्हेन आई मेड दिस अनाउंसमेंट, तो उसके बाद शाम को आई मस्ट हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 450 to 500 कॉल्स। उतना तो आया है, इतना मैसेजेस आया है। तो समवेयर वेरी पॉजिटिव, समवेयर नॉट सो पॉजिटिव, समवेयर सैड, समवेयर हैप्पी। किसी ने बोला है कि आपने हम लोगों को धोखा दिया है। किसी ने बोला है कि आपने सही कदम उठाया है। तो द सिंपल लाइन इन एज अ सिंपल मैसेज आई वुड वांट टू से इज कि ऐसा एक देयर इज अ प्रोवर्ब, देयर इज अ सेइंग, इट इज द इग्नोरेंस ऑफ द स्मार्ट पीपल दैट दे आर गवर्न बाय द फूल्स। आप इसको और गौर से आप सोच के देखिए। द इग्नोरेंस ऑफ द स्मार्ट पीपल इज द रीजन वाई दे आर गवर्न बाय द फूल्स। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो ये जो है स्मार्ट पीपल, जो इंटेलेक्चुअल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसका इग्नोरेंस का कारण से उन लोगों को जो कम पढ़ा लिखा है, या फिर पीपल हु आर जो इशू ओरिएंटेड नहीं है, उन लोगों को आप खुद का ऊपर में रूल करने के लिए आप वो लाइसेंस दे देता है, वो परमिशन दे देता है। तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना या फिर ये पर्टिकुलर अरीना में अभी जंप इन करना, ये अचानक से नहीं हुआ है। तो दिस हैज़ कम आफ्टर अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिलिब्रेशन, एंड आफ्टर रियलाइजिंग द अगली ट्रूथ, द रियल जो रियल कॉज है, जो रियल फैक्टर्स है, उसको समझने के बाद अभी आप इमेजिन करके देखिए हमारा मूवमेंट कब से शुरू हुआ।
28 अगस्त 2022 से। और अभी कौन से मंथ में है, कौन से ईयर में है? वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर 2024। ऑलमोस्ट 2 साल हो गया। तो ये जो मूवमेंट है, आप देख सकता है कि इससे ये ऐसे तो नहीं है कि दिस इज़ द फर्स्ट मूवमेंट विच हैज़ हैपन इन अरुणाचल। इससे पहले भी बहुत मूवमेंट हुआ। इनफैक्ट अभी भी बहुत चल रहा है और आगे भी बहुत चलेगा। ये मूवमेंट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे पहले जितना भी मूवमेंट होता था, समवेयर आइदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं रहता था, या फिर स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिला था, या फिर पब्लिक सपोर्ट नहीं था। लेकिन ये ऐसा एक मूवमेंट था जहाँ पे वी हैड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। इनफैक्ट अरुणाचल में फर्स्ट टाइम वी फाउंड अ विसल ब्लोअर इन द फॉर्म ऑफ आवर ब्रदर, आवर हीरो ग्यामर पदंग। एक ऐसा बंदा जो इतना हिम्मत करके, क्योंकि उसका जगह में इफ़ देयर वाज समबडी एल्स, आई वुड से कि दैट पर्सन वुड हैव गिवन अप वेरी लॉन्ग टाइम बैक। शुरू होने से पहले वो उधर ही उसको सप्रेस कर देना था। लेकिन वो ऐसा एक सच अ ब्रेव सोल, ही केम आउट विथ ऑल द स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। और वहाँ तक सिर्फ नहीं रुका, सिर्फ एक एग्जाम में नहीं था, इतना अनफोल्डिंग्स हुआ। यहाँ पे पता चलता है कि ऑफिसर का बच्चा लोग को ही डाल रहा है, इतना ज़्यादा मिडिल मैन का नाम निकल रहा है, इतना ज़्यादा ये का। यहाँ पे पता चलता है कि ये पेपर जो है सिर्फ एक में नहीं, हंड्रेड्स में मल्टीप्लाई हुआ है। पेपर को मल्टीपल टाइम्स रीराइटिंग किया गया है। चांदनी होटल तो जस्ट एक होटल का नाम निकला है, देयर मस्ट बी हंड्रेड्स ऑफ चांदनी होटल्स इन अरुणाचल। और कितना ये को पेपर्स को पीजी में लिखा है, रेंट हाउस में लिखा है। और उसके बाद ये चौंकाने वाला बात यह है कि एपीपीएससी जैसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में वहाँ का टॉपर्स का आंसर स्क्रिप्ट को आप कैसे करके एक्सेस करके फिर से रीराइट कराता है। और वहाँ तक सिर्फ नहीं है, जो फाइनल अवार्ड शीट को आप मैनिपुलेशन भी कर देता है। तो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी केम टू नो। और उसका बावजूद भी हम लोगों ने इतना कुछ यहाँ पे जो पॉइंटर्स रखा, क्योंकि यहाँ में ऐसा कुछ डिमांड नहीं रखा जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता था। सिंपल से था, अगर स्टेट गवर्नमेंट का अगर उसका पास विल होता, इट वुड हैव बीन लाइक एड्रेस्ड विद इन 3 months। लेकिन इतने करने के बाद हम यहाँ पे रैली पे रैली, धरना पे धरना, मास एजिटेशन पे मास एजिटेशन, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स पब्लिक बंद कॉल भी हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे मीटिंग, एश्योरेंस पे एश्योरेंस, एंड देन यहाँ पे हम लोगों को जेल में भी डाला है। जैसे हमने आई स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, ताकि जरंग का ही सेल में हम लोगों को उसमें डाला है। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ का जो स्टेट का सबसे ड्रैकोनियन एक्ट है, अपवापा एक्ट, वो इतना इनोसेंट लोगों को ऊपर में इम्पोज किया गया है। इतना कुछ होने का बाद भी, और वो भी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं, फॉर 2 long years। इमेजिन करो, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 700 days। उसका बावजूद भी नहीं हो रहा है। अभी आप I'll ask a simple question to everybody। मैं ये सिंपल से सवाल पूछना चाहूँगा, अभी क्या करना बाकी रह गया है? अभी क्या दोबारा सा रैली करना है क्या? दोबारा से धरना करना है क्या? दोबारा सा ये मास मीटिंग्स या फिर मास एजिटेशन फिर से करना है क्या? दोबारा से मीटिंग करना है, दोबारा से एश्योरेंस लेना है क्या? क्योंकि एक चीज़ ये रियलाइज़ हुआ है कि जब तक जो सरकार है उसमें अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो दैट कैन नेवर बी एड्रेस्ड। तो इसके बाद हम लोगों ने ये सोचा है कि अगर स्टेट का सबसे बड़ा इशू को आपने रिड्रेस नहीं किया, आफ्टर दैट द गवर्नमेंट वुड बी स्केर्ड। मुझे लगा कि अभी पब्लिक भी इसमें रिएक्शन करेगा और गवर्नमेंट को भी डर लगेगा कि मैंने पब्लिक का, जनता का आवाज़ को हमने एड्रेस नहीं किया, शायद दे विल पनिश अस, दे विल होल्ड अस अकाउंटेबल इन द कमिंग इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन रिसेंटली कंक्लूड हुआ। लेकिन यहाँ में पता चलता है कि उल्टा ऑपोजिट हो गया। पहले जितना मिला था उससे ज़्यादा ये मैंडेट का साथ फिर से दोबारा गवर्नमेंट में आ गया। उल्टा जो पेमा खांडू सर जिसको सब क्वेश्चन कर रहा था, उसका अपना जगह में अनअपोज हो गया। और उसके बाद जो हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू सर, वो तो एक बात नहीं बोला था ये पर्टिकुलर इशू में, क्योंकि ये लोकल इशू है, हम तो नेशनल का है। लेकिन पब्लिक ने उसको लास्ट टाइम जितना वोट मिला था उससे ज़्यादा वोट दे दिया। तो उसके बाद हम लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? एग्जैक्टली हम कहाँ गलत किया है? क्या हमारा दिमाग में गलत था क्या? या फिर
हमारा अप्रोच में गलत था क्या, या फिर क्या कारण हो सकता है? वॉज इट समथिंग कि हमने जो मांग रखा है, क्या इतना बड़ा मांग रखा है कि पेमा खांडू सर उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है? तो उसके बाद इतना इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, इतना यहाँ पे हमने डिलिब्रेशन करने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होता है, दैट इज़ नेवर पॉसिबल। और ये पॉलिटिकल विल क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों का जो प्रेजेंट जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसी में झमेला है, असली झमेला उसमें है। क्योंकि यहाँ में देखो, जितना भी आवाज उठाओ, जितना भी जो मेन इश्यूज है, दैट इज ऑन वन साइड, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस तो उससे कुछ भी लेना देना नहीं हो रहा है। आइडियली वोटिंग शुड हैपन बेस्ड ऑन दिस इशू, लेकिन अभी पता चल गया कि सरकार को ही मालूम हो गया ये एड्रेस नहीं करने से भी इलेक्शन तो हम तो जीतना ही है। क्योंकि सरकार को पता चला है कि अल्टीमेटली इलेक्शन में हम पैसा खर्चा करके ये इलेक्शन को जीतेगा। और ये पैसा भी कहाँ से? पेमा खांडू सर, आप अपना पर्सनल अकाउंट से तो पैसा खर्चा किया नहीं है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है आप अपने अकाउंट से तो पैसा खर्चा किया नहीं है, लेकिन ये पैसा कहाँ से निकला? पब्लिक का ही पैसा को पब्लिक के ऊपर में फेंका जा रहा है। दैट मीन्स जो सेंट्रल ग्रांट्स आता है, या फिर यहाँ से जो पब्लिक से जो हमारा टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो टैक्स पेयर का मनी है, उसी पैसा को लेके अभी क्या कर रहा है, हमारा जनता को इलेक्शन का समय में उसका वोट को खरीदने के लिए उसी का ऊपर में खर्चा किया जा रहा है। और जनता तो खुशी खुशी ले रहा है। खुशी खुशी इसलिए ले रहा है क्योंकि समवेयर जनता को भी पैसा का जरूरत है, बिकॉज ऑफ द सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। तो जिसका कारण से जनता को भी यहाँ में ऐसा लग रहा है कि जनता को भी आईसीयू में एडमिट करके रखा है, जहाँ पे द डाइंग पेशेंट जो गुजरने जा रहा है, जो उसका लास्ट स्ट्रोक में है, वट एवर इज गिवन दे विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट ना। तो समवेयर स्टेट गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एड्रेस नहीं करके ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया कि सब भूखा है। तो ऐसा में तो वट एवर आपको खाली चावल देने से भी आप तो हैप्पीली एक्सेप्ट करके खा लेगा। वैसे ही ये में इलेक्शन का समय में आप यहाँ पे मनी पंप इन करता है, और वो मनी कहाँ से? सेंट्रल ग्रांट्स जो पब्लिक के लिए आता है, स्टेट जो रेवेन्यू जो भी टैक्स पेइंग से जनरेट होता है, उसी पैसा को पब्लिक का वेलफेयर में, ना एजुकेशन में खर्चा करता है, ना हेल्थ में खर्चा करता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करता है, ना जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए खर्चा करता है, बल्कि उसी पैसा को क्या करता है, ये में इलेक्शन में खर्चा करता है। और बेचारा पब्लिक जो भूखा है, जो मजबूर है, वो उसको रिसीव करने में मजबूर कर दिया। तो ये सब फैक्टर्स को जब हमको पता चला है कि आइडियल जो रियल प्रॉब्लम है, यहाँ में जो एपीपीएससी इशू चल रहा है या फिर बाकी इशू जो चल रहा है, यहाँ में हम लोगों ने बोला कि पेपर खरीदना या फिर पेपर बेचना इज अ क्राइम। लेकिन इलेक्शन में देखा है कि एक वोट को मिनिमम 1 लाख में बेचा जा रहा है। अब हम लोगों को लगा कि ये एपीपीएससी इशू छोड़ो, इसका जगह में और कोई भी इशू होता, जब तक ये इलेक्टोरल प्रोसेस को चेंज नहीं करेगा, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। ये विशेष साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो एपीपीएससी इशू को अगर देखा जाएगा तो ये एक एक्चुअली देखा जाने से हाउ एवर सीरियस दिस इशू माइट बी, लेकिन ये छोटा सा एक डॉट है कंपेयर टू अदर इश्यूज। स्टेट में कौन कौन सा इशू है? सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, विच वी एवरी वन ऑफ अस वी आर रेलिंग अंडर, वो है। उसका अलावा हमारा यहाँ का जो क्या बोलते हैं, जो ट्राइबल इश्यूज है, जहाँ पे हम बार बार मांग कर रहे हैं कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है 100% एसटी पॉपुलेशन है, उसका बावजूद भी हम ना तो 5th शेड्यूल का अंदर में आता है, ना तो 6th शेड्यूल में। हमको जस्ट एक छोटा सा प्रोटेक्शन मिला है, जो एक छोटा सा लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, वो भी थिन लाइन है, जस्ट हम लोग का बाल का बराबर है, थिन लाइन, एक स्मॉल थ्रेड में हम बच के बैठा हुआ है, वो है इनर लाइन परमिट सिस्टम। और इनर लाइन परमिट सिस्टम का अगर अच्छा से देखेगा तो इट इज द जेनेसिस, इट इज कमिंग फ्रॉम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से, जबकि वो जस्ट एक ऑर्डर है, एंड दैट ऑर्डर कैन बी डिसमिस्ड एनी टाइम। तो अगर वो ऑर्डर को डिसमिस कर देगा तो ये आईएलपी सिस्टम भी खत्म हो जाता है, देन आफ्टर दैट वी आर डन। हम ट्राइबल होके भी हमारा कोई ट्राइबल राइट्स नहीं है। अभी आप सोच के देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हाउ मेनी ट्राइबल स्टेट्स आर देयर? ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स, लेकिन हर स्टेट कहीं ना कहीं दे आर सेफ गार्डेड। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लोग, वो लोग ये डिफरेंट, जैसे वो लोग का आइदर दे आर इन 5th शेड्यूल और दे आर इन 6th शेड्यूल। और जैसे मिजोरम में देखो,
आर्टिकल 371G उसका जो प्रोविजंस को देखो, उसके बाद नागालैंड का आर्टिकल 371A का प्रोविजन देखो, और हम लोगों का आर्टिकल 371H को देखो। आर्टिकल 371H में क्या है? सिर्फ ये लिखा गया है कि हम गवर्नर को हम खुद का ऊपर में सौंप दे रहा है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा गवर्नर विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर होगा तो दैट मीन्स गवर्नर को कर रहा है, तो दैट मीन्स वी आर खुद को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में हम खुद को सौंप रहे हैं, वो है वी आर एट द मर्सी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो हम लोगों का जो मेन इश्यूज है, आर्टिकल 371H को हमने जो चीज इफ मिजोरम कैन बी प्रोवाइडेड विद दैट पर्टिकुलर को आर्टिकल 371G में अगर इतना प्रोविजंस दे सकता है, नागालैंड को ऐसे दे सकता, तो अरुणाचल को क्यों नहीं दे सकता है? एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। जो ILP का इशू है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्यों नहीं बना सकता है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का यहाँ में जो अरुणाचल को 6 शेड्यूल में लेके आने के लिए हम क्यों मांग नहीं कर सकता है? इनफैक्ट 2020 में स्टेट गवर्नमेंट का जो असेंबली से एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, लेकिन उसके बाद तो वी हैव नो अपडेट। उसके बाद हम लोग यहाँ में जो रेफ्यूजी इशू को बार बार अभी देखो, अभी अपसू इलेक्शन भी आ रहा है, अभी चकमा आजों का इशू बहुत स्ट्रांगली चलेगा, या फिर किरण रिजिजू का इलेक्शन से पहले वो चलता है, बोलता है कि हम चकमा आजों को कहाँ में रखेगा, ये डिपोर्ट करेगा, किधर? असम में। और असम का विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर वो बोलता है कि हम तो कभी बात ही नहीं किए, हम तो कभी मानेगा नहीं। माने ऐसा हो रहा है कि यहाँ में सिर्फ डायलॉग पे डायलॉग चल रहा है, द रियल जो कंसर्न उसको तो नोबडी इज एड्रेसिंग। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा ही देयर आर मेनी अदर सच इश्यूज, जैसे कि यहाँ में हम लोगों का स्टेट में जो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है इतना समय से पेंडिंग है, ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स से पेंडिंग है, बट स्टिल इसमें कोई बात भी नहीं कर रहा है। और उसका अलावा यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इफ आई गो इन डेप्थ इट इज़ वेरी स्केरी, बहुत डरावना है, बहुत दर्दनाक है ये। क्योंकि अब देखो हम लोग का लिटरेसी रेट किधर है, पूरा एंटायर इंडिया में बॉटम में है, सेकेंड लास्ट, इतना कम पॉपुलेशन है। और यहाँ का हम लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। अभी हम ये चीज़ को पूरा सब कुछ 360 डिग्री से देखने का बाद एपीपी इशू जो था, एपीपीएससी जो इशू था, हम वहाँ से डेफिनेटली वहाँ से शुरू किया था, लेकिन उसका अलावा जब रूम में घुसाए तो इतना कुछ दिखाई दिया। तो हम वही सोच रहा था, हमने यही चीज़ को बार बार गौर किया है कि एक ऐसा इशू जिसमें एविडेंस भी है, जिसमें पब्लिक का सेंटिमेंट भी है, पब्लिक का सपोर्ट भी है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ भी है, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा। तो आपको क्या लगता है बाकी इशू एड्रेस होगा? नहीं होगा। तो उसके बाद अभी हमको करना क्या है? देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो, लेट्स, जो चलता है ना, ये बोलते हैं कि जैसा देश वैसा वेश, हम भी ऐसे चलेगा। अभी यहाँ में हम लोग का प्रैक्टिस क्या चल रहा है, यहाँ पे कोई ये स्कॉर्पियो का पीछा कर रहा है तो कोई फॉर्च्यूनर का पीछा कर रहा है, कोई फॉर्च्यूनर का पीछा, कोई मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग का पीछा कर रहा है। तो इसी में लगा हुआ है, एवरीबडी इज बिहाइंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन जो एक्चुअल इशू है, व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट? ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहा है, ना तो कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, ना तो कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, ना तो कोई लर्नेड एजुकेटेड इंडिविजुअल। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। और शुरू थोड़ा चर्चा करके गायब हो जाता है, पता नहीं कैसे करके कोई निंजा टेक्निक लगा के वो लोग को चुप कर देता है। तो मेरा सोचना ये है कि इसका रूट कोज किधर है? द रूट कोज लाइज इन द पॉलिटिकल विल। और वो पॉलिटिकल विल कहाँ से आएगा एंड व्हाई दैट इज नॉट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। और ये इलेक्टोरल प्रोसेस क्यों फॉल्टी है? दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। तब मुझे लगा कि अभी जैसे मैंने पूछा, या तो आप जैसे चल रहा था ऐसे चलने दो, या तो यू डू समथिंग अबाउट इट। तो तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अल्टीमेटली ये जो स्टेट है ना, ये जो अरुणाचल है ना, ये मेरा अरुणाचल है, हम सबका अरुणाचल है। चाहे आप जैसे ये ऐसे बोलते हैं कि इफ सपोज आपका घर में आग लग गया, आप या तो उसको आप आग को इग्नोर करो, या फिर आप आग को बुझाने का कोशिश करो। अगर आप आग को इग्नोर करेगा तो आपका घर पूरा जल के राख हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बुझाने का कोशिश करेगा, चलो पूरा सब नहीं बचा सकने से भी एटलीस्ट कुछ एक्सटेंट तो हम बचा सकते हैं। तो वैसा ही मुझे लगा कि यहाँ में अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो द रूट कोज इज
द इलेक्टोरल प्रोसेस। दैट मीन्स यहाँ में इशू बेस्ड होता नहीं है, यहाँ पे मनी बेस्ड हो रहा है। नाउ द राइट क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क, और उसके लिए अगर मनी बेस्ड को अगर हमको एक ऑल्टरनेटिव एक प्लेटफॉर्म देना है तो आई हैव टू कम टू द ग्राउंड। अभी आप सब देखा होगा अरुणाचल का ट्रेंड क्या चल रहा है, या तो कोई बड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर या तो कोई बड़ा सा एक गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि यहाँ पे जिसका पास पैसा है वही पॉलिसी मेकिंग में भी घुस रहा है। ब्यूरोक्रेट्स में जो है वही पॉलिसी मेकिंग में है, जिसका पास जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है या फिर बड़ा बिजनेसमैन है वही पॉलिसी मेकिंग में घुस रहा है। लेकिन जो एक्चुअली में इशू के लिए जो कंसर्न है, पीपल हु आर रियली वरीड अबाउट द स्टेट ऑफ दिस, हमारा जो स्टेट का जो सिनेरियो है इसके लिए जो कंसर्न है, जो एक्चुअली में दे रियली वांट टू मेक अ पॉजिटिव चेंज, उन लोगों के लिए जगह ही नहीं है। तब आई फेल्ट कि नाउ इट इज़ हाई टाइम। आई थिंक जो यहाँ का जो माहौल है, ये यहाँ का जो मीन्स पानी का जो लेवल है ये सिर से ऊपर जा चुका है। अभी अगर इसका बियॉन्ड जाएगा तो आप इमेजिन कर सकता है फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, आई एम गिविंग यू, आज आप सब ये चीज़ को आप सब नोट करके रखिए, फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ यहाँ पे कितना एंटी सोशल एलिमेंट्स निकलेगा, यू हैव नो आइडिया। यहाँ पे कितना सोशल अनरेस्ट होगा, यू हैव नो आइडिया। क्योंकि हमारा स्टेट ऐसा एक पोजीशन में है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हर घर में एटलीस्ट एटलीस्ट हर घर में 2 अनएम्प्लॉयड यूथ है। और हम लोग का अरुणाचल में हर साल 12,000 जो कैंडिडेट है, 12,000 जो स्टूडेंट्स वो ग्रेजुएट हो रहा है। अभी ऑलरेडी पहले से ग्रेजुएटेड है और भी पाइलिंग अप हो रहा है। नाउ वेयर दिस पीपल गो, अभी ये लोग कहाँ जाएगा? और यहाँ पे जहाँ पे आप 1000 पोस्ट क्रिएट करना चाहिए था, यू आर जस्ट लिटरली क्रिएटिंग जस्ट 10 पोस्ट, और वो 10 पोस्ट में भी 8 पोस्ट ऑलरेडी बिका हुआ है। अभी 2 पोस्ट के लिए मोर देन 50,000 कैंडिडेट्स लड़ रहा है। दिस इज द अगली सिनेरियो, द सैड सिनेरियो ऑफ आवर स्टेट। तो उसके लिए व्हाट आई फेल्ट कि अगर ये सब चेंज करना है, आप जैसे सांप को अगर आपको मारना है ना, आप उसका पूंछ को मार के फायदा नहीं है, या फिर बदन को मार के फायदा नहीं। अगर मारना है तो यू हैव टू गो, उसका माथा को आपको टारगेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर इशू का यहाँ पे जो सिचुएशन है उसका अगर मेन कोर्स अगर कहीं है तो इट इज़ द पॉलिटिकल विल। और ऐसा बोलता है कि पॉलिटिक्स गंदा है, इसमें घुसने से वो भी गंदा हो जाता है, होता होगा, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि पॉलिटिक्स को अगर आप इग्नोर करेगा या फिर इसी सिस्टम को अगर आप इग्नोर करेगा, यही सिस्टम जो है कल को आप ही इसका रिसीविंग एंड में होगा। तो दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज कि हम यहाँ पे चाहे तो फ्रॉम माय ओन अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखने से तो चाहे तो आई कैन गो अ कन्वेंशनल वे, हम शांति से भी बैठ सकता है। इनफैक्ट अगर मुझे पॉलिटिक्स ही करना था देन आई कुड हैव टेकन द इजियर रूट। सबसे पहले तो हम ये इशू में इतना जोर शोर से अरला भी नहीं करना था ना। हम सबसे पहले क्या करना था, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका साथ अच्छा लिंक में रखना था, जो बाकी लोग करता है। और दूसरा काम ये करना था कि या तो अगर हम घुसना भी था बोलने से, आई वुड हैव जॉइन अ नेशनल पार्टी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो हम उसमें घुसना था, बिकॉज आई डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट घुसना है, यू हैव जस्ट हैव टू टेक पार्ट। लेकिन आई एम कमिंग अप विद एन इनिशिएटिव जिसको बहुत लोग बोलेगा आइदर दिस इज फुलिशनेस और दिस इज अ मैडनेस, वन ऑफ देम। लेकिन जरूर ये है कि दिस इज समथिंग अनकन्वेंशनल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि अगर आपको सही तरीका से चेंज करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक कैंडिडेट भी पुट अप किया था एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लेकिन एक चीज़ तो रियलाइज़ किया है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट उठ के भी दैट इज़ नॉट गोइंग टू डू मच ऑफ अ डिफरेंस। तब आई फेल्ट कि अगर चेंज ही करना है तो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। हमको ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक हम विल हैव टू टेक पार्ट इन दिस। तो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी का जो एक पार्ट था, दैट वाज अ सोशल एक्टिविज्म पार्ट, तो उससे कुछ हल नहीं हो पा रहा है। नाउ आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम कि आई हैव टू चेंज द पार्ट। जो पहाड़ को, अगर हमको पहाड़ को तुताना है, उससे हम ये जो एक लाठी से तो टूट नहीं पा रहा है। नाउ आई हैव टू
उसका जगह में हमको पोकलेन लेके आना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर हमको सही मायने में स्टेट का जो रियल इश्यूज है उसमें हमको कुछ चेंजेस लेके आना है या फिर उसको हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इनकलकेट करना है, देन आई हैव टू चेंज माई पार्ट। इसलिए थ्रू दिस इनिशिएटिव एक्चुअली आई एम गिविंग अ प्लेटफॉर्म, आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल दोस लाइक माइंडेड सिटीजन, टू ऑल दोस लाइक माइंडेड यूथ, द एजुकेटेड यूथ। आप सबको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि लेट्स नॉट बी जस्ट म्यूट स्पेक्टेटर हियर। यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, कंप्लेन, लेट्स नॉट बी कंप्लेनेंट्स, लेट्स बी पार्ट ऑफ द चेंज। इसलिए व्हाट आई रियलाइज इज कि अगर चेंज करना है तो वील हैव टू बी पार्ट ऑफ द चेंज। जैसे गांधी जी ने बोला है, इफ यू वांट टू सी अ चेंज यू विल हैव टू बिकम, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसलिए दिस इनिशिएटिव इवन दो स्मॉल, but I think this is the crying need of our state, जिसको हम लोगों को उतर के साथ में हमको इसमें पार्टिसिपेट करना है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आई थिंक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल में भी एक दो रीजनल पार्टी है, जैसे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल या फिर अभी जो एक नया पार्टी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट सी एनी लाइक रीजनल आइडियोलॉजी। तो अभी का जो सिचुएशन है, अभी जो मैंने परसों का दिन में जो अनाउंस किया था, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर ट्राइबल इशू, आवर ट्राइबल कॉज, इसको हम ये कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी जो इससे रिलेटेड इश्यूज है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी जो भी है, वी आर टेकिंग एवरीथिंग अलोंग। तो पार्टी फॉर्मेशन करना ये दिस कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। तो इसका प्रोसेस है, अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द बायलॉज, और उसके बाद हमारा अभी मेंबरशिप ड्राइव भी हम इन फ्यू डेज टाइम हम फिर से शुरू करेगा, इनफैक्ट अभी इनिशिएट करेगा। और हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो पार्टी है, ये जो एंटायर पैन अरुणाचल पार्टी होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी, यहाँ पे कोई कम्युनिटी या फिर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी तक लिमिट नहीं रहेगा। ये जो है ईस्टर्न अरुणाचल से लेके वेस्टर्न अरुणाचल तक, नॉर्दर्न से लेके साउदर्न तक, हर कॉर्नर में दिस पार्टी हैज़ टू, दिस बिलोंग्स टू एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल। तो इसलिए अभी हम लोगों का जो इनिशिएटिव है, वी हैव मेड द अनाउंसमेंट, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म का थ्रू से आई रियली वांट टू अपील टू द एजुकेटेड यूथ ऑफ द स्टेट और बाकी जितना भी लाइक माइंडेड सिटीजन है जो अरुणाचल के लिए एक्चुअली में कंसर्न है, वी वांट यू टू कम फॉरवर्ड। और यहाँ पे अगर इसका थ्रू से कोई पैसा कमाने के लिए या फिर स्कीम लेने के लिए अगर उस आइडिया से आ रहा है तो देन आई हैव टू से कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच। और दूसरा बात यह है कि हमारा पास, वी डू नॉट हैव द मनी, वी डू नॉट हैव द रिसोर्स। एक्चुअली में अगर यहाँ पे हमारा अगर कुछ है तो दैट इज़ आवर कॉज एंड आवर कन्विक्शन कि चेंज अगर लाना है तो विल हैव टू कम फ्रंट। तो इसलिए अभी तक हमारा जो इनिशिएटिव है कि हमने अनाउंसमेंट किया है एंड वेरी सुन हम यहाँ पे एक मास ये पार्टिसिपेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, मेंबरशिप के लिए हम अपील करेगा, वो इनिशिएटिव शुरू करेगा एंड दैट विल गो टू एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम यहाँ पे अपना मुद्दा को लेके, अपना इशू को लेके और जनता का जो भी इशू है, हम जनता का बीच में जाके उसका आवाज़ को उसका मुंह से सुनेंगे। तो वी हैव अ लॉन्ग रोड मैप अहेड ऑफ अस और ये सबको हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल इन्फॉर्म द पीपल। PAJC, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, एक्चुअली इट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और जब इसका गठन हुआ था शुरू में, ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का नोमेनक्लेचर भी इनफैक्ट हम ही खुद रखा था उसको। शुरू में तेचिपुरु सर, ग्यामर पतंग सर एंड मी, 3 of us, and of course participation of the different aspirants and students, उसका थ्रू से हम लोग इसको इनिशिएट किया था। तो रिसेंट जब yesterday when I decided to quit मेरा पार्टी से, आई मीन द ऑर्गेनाइजेशन से, मैंने ये डिसीजन दिल में पत्थर रख के
दिया है। और यहाँ में कोई था, जैसे कोई स्टूडेंट्स था, दे इनफैक्ट दे सेड कि आपने हम लोगों को धोखा दिया है आप PAGC को छोड़ के। तो मेरा संदेश ये है कि मैंने पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से डेफिनेटली यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, क्योंकि PAGC वॉज लिमिटेड टू जस्ट वन इशू, बट आई हैव लुक्ड एट इट फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। तब जाके मैंने जो एक दूसरा रास्ता है, मैंने वो रास्ता को चुना है। लेकिन मैंने अभी तक इशू को छोड़ा नहीं है। दैट इज़ द होल आइडिया। PAGC से निकला है, लेकिन वो इशू को आई हैव नॉट लेफ्ट। अभी तक आई एम स्टिल इन दैट, वेरी मच इन द इशू। एंड एज फार एज द एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, देखिए शुरू में हम लोगों का मानना ये था कि ये जो मूवमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 months या तो एट द मैक्स 6 months तक चलेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि उस समय में जो चेयरमैन था, जो मेंबर्स था, सब एक एक करके रेजिग्नेशन दे रहा था। उसके बाद यू विल हैव टू कम अप विद अ न्यू, एक कमीशन गठन होना है, देन आफ्टर दैट द एग्जामिनेशन कैन हैपन। और उससे पहले ये भी था कि यहाँ पे SOP भी प्रिपरेशन होना था, और SOP को कंप्लाई कराने के लिए एक डेडिकेटेड लॉ भी ज़रूरी था। तो ये सब हमने बोला कि शुरू में हमने बोला कि जब तक ये जो पूरा एंटायर प्रक्रिया अगर ख़त्म नहीं होता है तो एग्जामिनेशन नहीं होना है। ये हमारा शुरू में ये मांग था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये 2 साल तक ड्रैग होगा, इतना लंबा चलेगा। तो इसी बीच में ये 2 साल में एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, और ये जो नया कमीशन गठन हुआ है पिछले आई थिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 में ही गठन हुआ है, जो नया कमीशन आया है। तो यहाँ में अगर इतना प्रोलॉन्ग हुआ है, इसका रीज़न हम लोग नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग बोलता है कि आप लोग का वजह से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप लोग ये सब को इशू को लंबा नहीं खींचने से एग्ज़ाम पहले हो जाना था। लेकिन द रियल आइडिया इज़ द रियल जो रियलिटी है, वी आर नॉट द रीज़न फॉर नॉट हैविंग द एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड। हमने ये मांग किया था कि आप एग्जामिनेशन करो, लेकिन फ्री एंड फेयर तरीका से। और वो फ्री एंड फेयर कैसा होगा? थ्रू प्रॉपर SOP एंड थ्रू प्रॉपर एक एक्ट जो SOP को कंप्लाई कराएगा। तो अभी जैसे हमने रिसेंटली वहाँ पे APPAC में भी विजिट किया, हमने बोला है कि यू हैव टेकन मोर देन इनफ टाइम, और हम लोगों ने इतना लंबा खींचने के लिए कभी नहीं बोला था। एग्जामिनेशन शुड हैव हैपन लॉन्ग टाइम बैक। दैट मीन्स इशू पहले एड्रेस हो जाना चाहिए था, बट इशू हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड। उसके बाद एग्जामिनेशन भी नहीं कर पा रहे। तो अभी ऐसा है कि अभी उस दिन हम लोग SOP को लेके भी पूछने गया, तो लास्ट टाइम दे आस्क फॉर आवर सजेशन ऑल्सो। इनफैक्ट हम लोगों का तरफ से, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से, हमने वी हैव गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक, कॉम्प्रिहेंसिव सजेशन हमने दिया है, जिसको वो लोग इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली एक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट विच इज़ गोइंग टू बी टेबल्ड इन दी असेंबली में, हमें बोला है कि दिस आर द रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि जब तक ये प्रॉपरली सेटअप नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन करेगा ना, वो दोबारा से रिकंडक्ट होने में मजबूर हो जाएगा, या फिर उसमें दोबारा एक लिटिगेशन आएगा, फिर वही एग्जामिनेशन जो है 5 साल फिर खींचेगा। ये मैं कोर्ट कचरा कर उससे बेटर है कि यू कम अप विद अ प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपरली एग्जाम कंडक्ट करो। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग एग्जाम कराओ, ये कराओ, वो कराओ। हम भी चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी हो। मेरा भी अपना भाई लोग है, बहन लोग है, मेरा अपना रिलेटिव्स है, हम भी चाहते हैं कि एग्जाम हो। लेकिन उससे पहले यू हैव टू कम अप विद अ प्रॉपर सिस्टम, तब जाके सही से हो पाएगा ना। तो नाउ आई फील दैट जो एग्जामिनेशन इतना लॉन्ग ड्यू होके बैठा हुआ है, द पीपल्स, जो हमारा एस्पिरेंट्स का जिसका एज निकल रहा है, जो PG में है, जो कोचिंग सेंटर्स में अभी भी दिन रात लगा हुआ है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि एग्जामिनेशन हैज़ टू हैपन इमीडिएटली। लेकिन इन द मीन टाइम जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो सिस्टम को लेके, SOP को लेके, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को लेके, और जो भी यहाँ पे जो गाइडलाइंस है, उसको यू हैव टू एंश्योर इमीडिएटली। अभी और ड्रामा करने का समय नहीं है। तो इसलिए व्हाट आई फील इज़ दैट कि एग्जामिनेशन मस्ट हैपन एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन ये एग्जामिनेशन जल्दीबाजी करके या फिर दोबारा लिटिगेशन का और चांस नहीं देना है, या फिर दोबारा आउटक्राई होने का चांस नहीं देना है। क्योंकि APSSB में भी एग्ज़ाम हुआ है, आपने देखा है। APPAC इशू खत्म ही नहीं हुआ है कि वहाँ में झमेला निकला है। तो मेरा दिल से दरख्वास्त है कि यहाँ पे APPAC का जो कमीशन का जो नया मेंबर्स है, नया चेयरमैन है, उससे भी जब मिला था, हम
जल्दी एग्जामिनेशन के लिए ही हमने मांग रखा है। एग्जामिनेशन मस्ट हैपन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि सब बहुत लोगों का एज निकल रहा है। लेकिन इन द मीन टाइम स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो भी यहाँ पे SOP को लेके या फिर जो गाइडलाइंस को लेके या फिर जो एक लॉ बन रहा है, दिस मस्ट हैपन इमीडिएटली, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्री एंड फेयर एग्जाम। Actually, the initiative is truly appreciable, but the problem is the provision. आप प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, एक एंटी चीटिंग एक्ट आप लेके आ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक एग्जाम्पल ऑफ झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट लेके आया, इफ़ यू गो थ्रू द प्रोविजन, वहाँ में स्ट्रिंजेंट प्रोविजन्स है। जैसे वहाँ में ऐसा है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ गलती करेगा, पेपर सेलिंग या पेपर लीकेज कुछ भी करेगा, देयर इज अ पनिशमेंट ऑफ 10 years एंड अलोंग विथ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया है। तो वहाँ से एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि सच प्रैक्टिस विल नॉट बी एंटरटेन, विल नॉट बी टॉलरेटेड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। और जो अभी जो सरकार जो लेके आ रहा है, आई डू अप्रिशिएट द इनिशिएटिव। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि ये बिल्कुल गलत है, नहीं बोल रहे, लेकिन इसमें जो प्रोविजंस है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज स्टिल लाइक यहाँ पे जो भी है स्टिल शॉर्ट कमिंग्स है, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कमिंग्स है यहाँ में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे जो इसका जो पनिशमेंट है सिर्फ 1 करोड़ का है। अभी हम तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1 करोड़ रखा क्यों, क्योंकि देखिए पेपर जब आप बेचा जाता है या फिर पेपर जब आप खरीदता है, यहाँ पे कोई पेपर बेचता है तो जैसे ये पेपर APPSC जो स्कीम में हम लोग देखा है कि मिनिमम 50 लाख या फिर 60 lakhs में बेचा जा रहा है। अब आप सोच के देखो, सपोज इफ आई एम द ब्रोकर, हाँ सपोज हम एक ब्रोकर है पेपर बेचने वाला, हमने तकित जरंग से एक पेपर लिया है और हमने सपोज किसी को बेचना है, लेकिन हम तो सिर्फ एक आदमी को नहीं बेचेगा, उसको हम जेरोक्स करके ना, उसका ये करके फोटोकॉपी करके हम मिनिमम 100 आदमी को हम बेचेगा। अभी आप सोच के देखो 50 लाख करके 100 आदमी को बेचने से हाउ मच आई एम ऑब्टेनिंग, 50 करोड़। और वो 50 करोड़ में से 1 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम है? अभी आप सोच के देखो, 1 करोड़ दे के आप बच भी जाएगा, उसके बाद फिर से दोबारा रिपीट करेगा। तो व्हाट इफ आई लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, अगर देखो इसको हम अगर पॉजिटिव तरीका से देखेगा तो दिस इज अ पॉजिटिव इनिशिएटिव, लेकिन जो वहाँ पे जो पेनल्टी आपने दिया है दैट इज लाफेबल, क्योंकि 1 करोड़ कुछ भी नहीं है फॉर द पेपर सेलर्स। देखो आम जनता के लिए 1 करोड़ से ह्यूज अमाउंट, जो यहाँ पे हम लोग का जो डेली रोजी रोटी के लिए जो डेली वेज अर्नर्स है, जो अपना बच्चा को सब्जी बेच के या फिर हजरा करके या फिर लकड़ी बेच के पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उन लोगों के लिए 1 करोड़ तो बियॉन्ड इमेजिनेशन। उन लोगों के लिए लगेगा 1 करोड़ बहुत बड़ा रकम है, लेकिन जो पेपर बेचने वाला के लिए या फिर जो पेपर खरीद रहा है, क्योंकि खरीद भी तो वही लोग करेगा जिसका पास पैसा है, दैट मीन्स अबव मिडिल क्लास से भी ऊपर जो अपर सेक्शन लोग हैं, वो लोग ही द एलिट सेक्शन विल बाय। तो अभी आप सोच के देखो, यहाँ पे एक पेपर को 50 लाख मिनिमम में बेचा जा रहा है, तो वो तो 50 लाख कुछ साल पहले था, अभी तो 1 करोड़ से शुरू होगा। एक पेपर को 1 करोड़ में खरीदता है तो अब अभी हम उसको 100 आदमी में बेचने से, तो अभी आप इमेजिन करो, एंड व्हाट इज द पेनल्टी, जस्ट 1 करोड़। तो आई फील दैट इंस्टेड ऑफ दिस 1 करोड़ का जगह में यू शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 10 करोड़ आप इम्पोज करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साथ साथ जो आपने इम्प्रिजनमेंट का जो बात किया है, यहाँ पे बोला है कि नॉन कंपाउंडेबल, नॉन वेलेबल, लेकिन एग्जैक्टली कौन से सेक्शन में? यहाँ में हमने जब कोर्ट केस, जब इसका लीगल जो बैटल चल रहा था, दे कुड नॉट डिफाइन पेपर लीकेज इटसेल्फ, उसमें झमेला चल रहा है। तो दैट मीन्स इसके लिए डेडिकेटेड लॉ, यू आर सपोज टू डिफाइन इट क्लियरली, और ये कौन से सेक्शन में आएगा आप उसको भी क्लियरली डिफाइन करना है, तब जाके विल हैव सम होप कि ये चीज़ इंप्लीमेंट होगा। अभी ऐसा हो गया कि फॉर एग्जाम्पल पेपर बेचने वाला कोई सरकार का करीब वाला आदमी हो गया, उसको कम सेक्शन लगाएगा। कोई किसी को अता पता नहीं है, कोई दूर का है, उसको तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन लगाएगा। यू कैन नॉट डू दैट, सेम सेक्शन शुड बी एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। तो दैट मीन्स यहाँ में कुछ भी मेंशन नहीं है।
तो इससे पता चलता है कि ये जो 1 करोड़ का जो आपने रकम रखा है, हमको ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। जैसे तकित जरंग को आपने फोर्स रिटायरमेंट का जो एक रिवॉर्ड दिया था, फोर्स रिटायरमेंट इज नेवर ए पनिशमेंट, उसको अभी तक डिसमिस कर देना चाहिए था, अभी तक टर्मिनेशन हो जाना चाहिए था, बट दैट हैज नॉट हैपन। तो इससे पता चलता है कि ये जो है, ये 1 करोड़ का जो रकम रखा है, मुझे ये लगता है कि ये जो है टोकन मनी है जैसा लग रहा है। आपको पेपर खरीदना है ना, सरकार को आगे 1 करोड़ आप डिपॉजिट करो, उसके बाद आप खरीद सकते हैं। दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस, इनफैक्ट हमको लग रहा है कि एक नया एक दुकान खोल दिया, एक नया एक बिजनेस इनिशिएटिव है। इफ आई लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, दैट्स हाउ आई व्यू इट। तो इसलिए हमको लगता है कि दिस यहाँ पे जो शॉर्ट कमिंग है, इट इज़ वेरी स्कैरी एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग। दैट इज़ वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज दिस, जब देखो यहाँ पे सिर्फ रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ एपीपीएससी नहीं है, एपीएसएसबी भी है, एंड लाइकवाइज देयर आर अदर रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि कुछ कुछ जगह में यहाँ पे कोई कोई अदर बॉडीज से भी रिक्रूट करता है। तो दिस पर्टिकुलर एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे इट्स क्लियरली मेंशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन का अपना अपना एसओपी होता है, रिक्रूटिंग गाइडलाइंस होता है। तो यहाँ में हम लोगों का मांग ये था, इनफैक्ट वी हैव गिवन सजेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल ऑल्सो। हमारा सजेशन में ये था कि अभी जितना भी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस है, सबका जो भी एसओपी, रिस्पेक्टिव एसओपी, सब एसओपी ये एक्ट का अंदर में आना चाहिए। दैट मीन्स ये एक्ट का थ्रू से ये इंश्योर करना है कि रिस्पेक्टिव जो रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है, उसका जो भी एसओपी है, दैट मस्ट बी कंप्लाइड। अभी जैसे कि देखिए, जो एपीपीएससी इशू का जो घोटाला हुआ था, वहाँ पे सिर्फ ये बोलता है कि ये एसओपी वायलेशन हुआ है, एसओपी वायलेशन हुआ है, लेकिन एसओपी वायलेशन का पनिशमेंट ही नहीं है, तो इसलिए बच रहा है, इजी सेक्शंस लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ताकि सबसे पहले ये एक्ट का थ्रू से ये चीज को क्लियरली बोलना है कि देयर हैज टू बी मैंडेटरीली, देयर मस्ट बी एसओपी फॉर एवरी रिक्रूटमेंट, एवरी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन। और उसका बात ये होना चाहिए कि देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एसओपी, तब जाके उसका वायलेशन नहीं होगा। एसओपी को पढ़ने से आपको लगेगा इससे खतरनाक और एसओपी नहीं हो सकता है, लेकिन ये एसओपी को फॉलो करना है, इसको कंप्लाई करना है बोल के वो प्रोविजन ही नहीं है, वो एक्ट ही नहीं है, वो लॉ ही नहीं है। ये जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, इसका होल आइडिया वाज दैट कि जो भी रिस्पेक्टिव एसओपी है दैट मस्ट बी कंप्लाइड। लेकिन सैडली ये जो नया एक्ट है, इसमें दैट क्लॉज इज नॉट देयर। दैट इज सेकेंड प्रॉब्लम। द थर्ड प्रॉब्लम इज दिस कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो यहां में ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट टाइम बाउंड। यहां पे डेडिकेटेड जो भी बनता है, यहां पे सिर्फ बोला है कि इन्वेस्टिगेशन इतना लेवल का, डीएसपी लेवल का या फिर व्हाटएवर लेवल का कुछ तो बोला है, बट दैट इज वेरी एम्बिगुअस। क्योंकि यहां में ऐसा है, सबसे पहले आप कोई भी रिस्पेक्टिव इशू या पे कोई भी रिस्पेक्टिव ये केस आता है, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम आप फॉर्म कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन टीम में जो भी मेंबर्स है, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो केस से नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी टेकन केयर फर्स्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी का जो ये नीट का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे कोई एक कमिटी गठन किया है, वो भी यूजीसी से ही है। अभी मैंने मेरा एक केस को हम ही खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? तब तो हम खुद को ही निर्दोष साबित करेगा। लाइकवाइज दिस प्रोविजन, ये चीज क्लियरली होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगा, उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ में नहीं होना है, फर्स्ट। सेकेंडली ये भी होना चाहिए कि दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड। अभी आप बोलेगा यहाँ में खुलासा हुआ है, यहाँ में इसको इन्वेस्टिगेट कर, 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे सीबीआई लोग कर रहा है बोलता है, लेकिन पता नहीं ये लोग मक्खी मारने आए ना, एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। लाइकवाइज यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन का नाम में इफ यू टेक 20 ईयर्स, में जो कंप्लेनेंट था वो भी मर गया, और जो केस जहाँ में रेलिवेंस था, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम हुआ है, दैट मस्ट बी एड्रेस्ड इन अ वेरी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, विद इन इमीडिएटली होना चाहिए। वो आप उसको 10 साल ले लिया, उसका जो एप्लीकेंट उसका एज भी निकल गया, उसके बाद तो केस लड़के भी फायदा नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट? दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर एक्ट में ये भी होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में वहां पे इट मस्ट बी टाइम बाउंड। और फोर्थ पॉइंट में ये होना चाहिए था कि जब भी ऐसा कुछ होता है, इमीडिएटली
अभी यहाँ में हर वक्त ऐसे होता है कि जब भी कुछ केस होता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले पब्लिक को उतरना पड़ता है, उसके बाद धरना करना पड़ता है, रैली करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जनता ये गवर्नमेंट को मांग करना पड़ता है, तब जाके गवर्नमेंट जो हाँ अभी हम जनता का आवाज़ को सुन लिया, एक क्या करेगा, वो भी इतना समय के बाद एक कुछ टीम गठन करेगा, SIT टीम फॉर्म करेगा या फिर व्हाटएवर। लेकिन हमारा मानना ये है कि जनता को अभी जब भी कुछ होता है ये सब दोबारा से आवाज़ उठाने का मौका नहीं देना है। दैट मीन्स जब भी ऐसा कुछ होता है ऑटोमेटिकली एक कमिटी गठन हो जाना है। ये एक्ट का थ्रू से एक कमिटी गठन होना है, और वो कमिटी में इट हैज़ टू कंप्राइज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दैट मीन्स कोई एकेडमिशियन होना है, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना है, कोई ब्यूरोक्रेट्स होना है, कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होना है, तब जाके विल हैव द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तब जाके द रिपोर्ट विल कम आउट। इसलिए ये आई थिंक दिस इज ऑल्सो अनदर शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो इसलिए ओवरऑल अगर हम देखेगा, आई थिंक इट इज स्टिल अ पेपर टाइगर, इट इज अ टूथलेस टाइगर, एंड इट इज ओनली गोइंग टू लिमिट इटसेल्फ ऑन पेपर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग। एक्चुअली हम लोगों को ये अपना पार्टी इनिशिएट करने का, टू बी ऑनेस्ट, ये ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव आवर ओन रीजनल पार्टीज, जैसे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल है, और अभी और एक पार्टी गठन हुआ है, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी करके निकला है, और उससे पहले भी था, जैसे अरुणाचल कांग्रेस, ऐसे करके देयर वर मोर पार्टीज। लेकिन अभी का जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ये है कि हमारा अपना जो ट्राइबल इश्यूज है, देयर आर सो मेनी इश्यूज, बट जो हमारा जो लोकल पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज है, दे आर नॉट स्टैंडिंग बाय दोज इश्यूज। तो इसका वजह से वी वर फोर्स टू कम अप विद दिस। तो अभी जैसे आपने जो पूछा है, रीजनल पार्टी का जो बात कर रहा है या फिर कोलिशन का जो बात कर रहा है, सबसे पहले तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये कि यहाँ पे कोलिशन करना नहीं करना, ये फिर क्या होगा नहीं होगा, दैट इज लीस्ट कंसर्निंग टू अस। हमारा मेन कंसर्न ये है कि वी हैव द इश्यूज टू टेक अप, वी हैव द इश्यूज टू रिड्रेस। हमारे यहाँ में इतना ज़्यादा ट्राइबल इश्यूज है जिसको हमको पकड़ना है, जिसको हमको उठाना है। तो हमारा कंसर्न ये है कि ये इशू को लेके वी विल स्टैंड बाय देम। इफ एनी पार्टी इज विलिंग टू एड्रेस दिस इशू, कोलिशन करने में क्या प्रॉब्लम है, बट इफ एनी पार्टी इज नॉट विलिंग टू लिसन टू दिस, देन हम लोग तो अपना स्टैंड को रहेगा। तो मेरा बोलना ये है कि यहाँ पे कोई भी रीजनल पार्टी हो, नॉट जस्ट इन अरुणाचल, वो लोग का सर्वाइवल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देर जैसे ही फॉर्म होता है, देर ऑलरेडी टारगेटेड। अभी तो शायद वी आर ऑलरेडी इन दी सर्वेलेंस। अभी इसको कैसे करके दबाना है, इसको कैसे करके डिस्क्रेडिट करना है, दैट ऑलरेडी सब चल रहा होगा, एंड आई एम एंटिसिपेटिंग दैट। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अभी कौन पार्टी क्या करता है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। मेरा कंसर्न क्या है, आई हैव एन इशू हियर, वी हैव एन इशू हियर। हमारा जैसे आर्टिकल 371H का अमेंडमेंट के लिए मेरा एक इशू है, ILP को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाने का हमारा एक इशू है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में लेके आने का हमारा एक इशू है। यहाँ का जो रेफ्यूजी जो कंसर्न्स है, चाहे वो चकमा आजोंग हो, चाहे वो तिब्बतन रेफ्यूजीज हो, उसका एक इशू है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्टेट्यूट एक्ट 1987 को उसको अमेंडमेंट करने का एक इशू है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे जो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको मांग करने का इशू है। उसके बाद जो वर्किंग क्लास है उसका जो नेशनल पेंशन स्कीम का जगह में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एक मांग है, दैट इज एन इशू। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो बर्निंग इशू है, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, उसको एड्रेस करने के लिए देयर आर वेरियस मीन्स टू एड्रेस दैट। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी इसको करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टूरिज्म में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, या फिर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में, हाउ टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज हियर, दैट दोस आर द इश्यूज। लाइकवाइज यहाँ पे देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज जिसको हम उठा के जाएगा। तो मेरा हम लोगों का ये कंसर्न है कि कल को जाके कोलिशन होता है नहीं होता है, यू कैन नॉट से दैट। लेकिन आवर कंसर्न इज, अगर ये इशू को हम पकड़ा है, वी विल स्टैंड बाय दिस इश्यूज। और जो अगर कोई
रूलिंग पार्टी या फिर अपोजिशन पार्टी या फिर जो कोई भी पार्टी, इफ दे आर विलिंग टू एड्रेस दिस अलोंग विद अस, देन वी विल वेलकम देम. लेकिन अगर इसको एड्रेस नहीं करेगा, हमको बोलेगा आप कोलिशन में आ जाओ विदाउट एड्रेसिंग दिस इशू, देन वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वेदर इवन इफ इट इज द रूलिंग पार्टी. तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. इसलिए जो आप क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो रीजनल जो एक पार्टी फॉर्म किया है, वी हैव कम अप विद दिस ओनली बिकॉज, इसलिए हमने इनिशिएट किया है क्योंकि हम लोगों का जो रियल इश्यूज है दैट हैव बीन साइडलाइन. ये जो इतना समय से हम लोग का जो मूवमेंट था, इतना समय से चलने के बाद फाइनली जब इसका द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज, जब हम लोगों को जेल में ठूस दिया और उसी जगह पे रखा जहाँ पे ऐसा मेंशन तके जरंग को रखा गया था. तो उस समय में, उस रात को हम सब ने निर्णय लिया कि वी हैव डन एवरीथिंग वी कुड. हमने इसको हर तरीका से हमने अपना के देखा. ये भी हुआ, यहाँ पे रैली भी हुआ, धरना भी हुआ, पब्लिक बंद कॉल भी हुआ. इनफैक्ट अभी हम जेल तक भी आ गया, तब भी नहीं हो रहा है. नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वी जंप इनटू द पॉलिटिकल अरीना. तो शुरू में ऐसा था कि उसमें एक रफ डिस्कशन ये था कि 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक एक कैंडिडेट पुट अप करना है, और उसके बाद जो रिस्पेक्टिव जो पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, उसमें भी 2 कैंडिडेट खड़ा करना है. आइडिया ये था. तो उसमें देखा कि वी वर पुट इन जेल इन द मंथ ऑफ February. तो उसके बाद इलेक्शन वाज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ April. तो दैट मीन्स इसी बीच में सिर्फ 1 महीना का समय है, और 1 महीना समय में इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल, बहुत कम समय है. तब जाके वहाँ से एक आइडिया ये निकला कि चलो असेंबली इलेक्शंस में शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, बट व्हाट वी कैन डू इज़ हम पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे. तो सबसे पहले टीम का सजेशन ये था कि एक साइड से तेचिपुरु सर जो हम लोग का चेयरमैन है उसको खड़ा करना है, और दूसरा साइड से तदक नालो दैट इज़ मी एज द वाइस चेयरमैन, हम दोनों को खड़ा करने का एक निर्णय लिया, एक रेजोल्यूशन पास हुआ. लेकिन उसमें ये चीज़ फैक्टर्स आया कि तेचिपुरु सर के लिए इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. जैसे आपको भी पता है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी है और उसका भी अपना व्यूज़ है. तो ऐसे करके तेचिपुरु सर, और प्लस अगर करेगा सोचने से भी, इतना कम समय में गवर्नमेंट सर्वेंट को तो कभी अलाउ ही नहीं करेगा, बिकॉज रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी नहीं होगा, वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा. तो उसी बीच में ये चर्चा हुआ है कि अगर पुरु सर नहीं कर पा रहे तो तदक नालू सर आप कीजिए. तो आई एम टेलिंग इट नाउ, एक्चुअली मैं I was supposed to contest this 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन में. I was supposed to come to the ground. लेकिन यहाँ में ऐसा था कि सबसे पहले यहाँ में जंप करने का I did not have the plan. ये हम लोगों का प्लानिंग नहीं था, वो लास्ट मोमेंट में ये हुआ. और दूसरा बात ये है कि लास्ट मोमेंट में ये करना, और प्लस मेरा फैमिली में, सिंस आई एम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, और मेरा पिताजी भी खुद ये असेंबली इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा था. तो आपको तो पता है ट्राइबल सोसाइटी में क्या होता है, एक ही घर से 2 कैंडिडेट उतना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. इवन दो अलग अलग जगह में कर रहे हैं फिर भी, और मेरा केस में तो इट वाज गोइंग टू बी एन इशू बेस्ड. तो फिर भी डिस्पाइट दैट बहुत डिफ़िकल्ट था, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, तो जिसका कारण से आई कुड नॉट कम टू द ग्राउंड. तो उसी बीच में हमने हमारा टीम में भी हमने पूछा कि अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है, कोई आना चाहता है तो आप लोग भी आ जाइए. तो उसी में से तेचिराना सर का नाम आया कि वो कॉन्टेस्ट करेगा. तो ऐसे करके वो उसको इंट्रोड्यूस किया. तो आइडिया ये था कि हम लोगों का आइडिया ये था कि इसमें 2 पर्पस था. फर्स्ट पर्पस ये था कि हम लोगों को, पब्लिक को एक अपॉर्चुनिटी देना था, एक चांस देना था अपना ग्रीवेंसेस को एड्रेस, अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस करने के लिए. क्योंकि हमने अपना ग्रीवेंसेस को दूसरा तरीका से ऑलरेडी प्लेस कर चुका है, इन द फॉर्म ऑफ एजिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ धरना, इन द फॉर्म ऑफ रैली, इन द फॉर्म ऑफ बंद कॉल, ये सब में कर चुका है, जेल भी गया है, उससे नहीं हो रहा है. नाउ इट इज़ अनदर वे टू प्लेस आर एजिटेशन, हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है
उसको हम इलेक्टोरल तरीका से इसको हम प्लेस करेंगे. दैट वाज द आइडिया. तो ऐसे करके तेचीराना सर यहाँ में खरा उतरा है. तो वो एक रीज़न था. और दूसरा रीज़न ये था कि हम लोगों को सबको एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए था ये मूवमेंट से. बिकॉज यहाँ पे ऐसा था कि ये एक साइकिल चल रहा है, नॉन स्टॉप साइकिल. हम निकल भी नहीं पा रहा है, इशू भी रिड्रेस नहीं हो रहा है. निकल भी नहीं पा रहा है, इशू भी रिड्रेस नहीं हो रहा है. एंड इन द प्रोसेस हम लोगों को उल्टा एक विलेन का तरफ से भी देख रहा है कि ये लोग जो इशू को लंबा चौड़ा खींचने का वजह से हम लोग एग्जाम भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे कोई सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स था, हम लोगों को कंडेम कर रहा है, आप लोग का वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है. हम लोग सोचते रहे हम लोग का वजह से कैसे हो सकता है, हम भी विक्टिम है. हम विक्टिम के हिसाब से, जैसे ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई एक भूखा जो कोई स्ट्रीट में पड़ा हुआ है, वो भूख लग रहा है बोल के बार बार मांग रहा है, खाना के लिए मांग रहा है. अभी जो खाना देना चाहिए वो खाना नहीं दे रहा है. अभी यू कैन नॉट ब्लेम द पर्सन हु इज बेगिंग, जो खाना के लिए मांग कर, आप उसको आप ब्लेम नहीं कर सकता है कि आपको खाना क्यों नहीं मिल रहा है बोल के. ये ब्लेम जो है एक्चुअली जो खाना देना चाहिए उसको ब्लेम करना चाहिए. लेकिन वैसे ही हम लोग का यहाँ पे जस्टिस हम मांग कर रहे हैं, वी आर द अग्रीव्ड वंस. लेकिन जो अथॉरिटी में है, जो वहाँ पे जो पावर में है, दे आर सपोज टू एड्रेस. अभी एक सेक्शन है वो लोग को सवाल नहीं करके हम लोग को सवाल कर रहा है कि आप लोग क्यों इशू को इतना लंबा कर रहे हैं, या फिर आप लोग क्यों एग्जाम को कंडक्ट होने नहीं दे रहे. अरे एग्जाम तो हम भी जल्दी कंडक्ट हो बोल रहे हैं, लेकिन दोबारा से यहाँ पे लिटिगेशन या फिर और दोबारा से टेनिस कोर्ट वाला सिचुएशन या फिर बंद कॉल वाला सिचुएशन और क्रिएट मत करो. और या फिर जब ऐसे होता है ना, जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है स्टूडेंट्स को भी बंटवारा कर देता है. एक सेक्शन होता है कंटिन्यू करो, एक सेक्शन होता है मत करो. ऐसे करके 2017 में भी यही हुआ था. तो वी डू नॉट वांट दैट. तो ऐसे करके वी वांटेड कि हम लोगों का जो यहाँ पे मूवमेंट में जितना इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि यहाँ में जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, यहाँ पे PAGC में जितना भी मेंबर्स है, ये कोई एरा गेरा नहीं है. ऑल ऑफ देम आर एजुकेटेड और सब ग्रेजुएट है. कोई मास्टर्स किया है, कोई यहाँ हुआ में छोटा छोटा जॉब भी कर रहा है. बट दे ऑल केम टू गिव एग्जाम्स और वो लोग भी डिप्राइव्ड हुआ है एंड देयर इन द मिडल ऑफ देयर प्रिपरेशन. ये मूवमेंट में जुड़ने का वजह से वो लोग अपना प्रिपरेशन में भी ध्यान नहीं दे पा रहा है. तब जाके हम लोगों का दो पर्पस के लिए, एक तो अपना लाइक पब्लिक को भी अपना जो ग्रीवेंसेस है उसको प्लेस करने का, इन इलेक्टोरल प्रोसेस में प्लेस करने का एक अपॉर्चुनिटी देना था. दूसरा ये था कि हम लोगों को एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट भी चाहिए था. तो जैसे तेचीराना सर का भी जो कैंडिडेचर था, बिकॉज दिस वॉज वन टाइम अटेम्प्ट, जितना हारना दैट इज इररिलेवेंट. लेकिन हमको सरकार को एक मैसेज जाना था कि द पीपल ऑफ अरुणाचल वी आर नॉट हैप्पी विथ यू, वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट इज हैपनिंग. तो वो एक मैसेज देना था. तो ऐसा करके जैसे तेचीराना सर भी ही इज ऑल्सो एन एस्पिरेंट, वो भी UPSC एग्जाम लिखेगा बोला है, APPSC एग्जाम लिखेगा, वो भी अपना प्रिपरेशन करेगा. लाइक वाइज बाकी मेंबर्स लोग भी वो भी अपना पढ़ाई में लग जाएगा. तो वी कैन नॉट गेट देम इनटू द जो पॉलिटिक्स है उसमें तो हम इन्वॉल्व नहीं कर सकता है. तो दैट वाज वन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट था अभी सरकार को एक मैसेज देने का और अपना एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट लेने का. तो उसके बाद दैट प्रोसेस इज डन. तो अभी हम लोगों मीन्स जो हमने अनाउंसमेंट किया है, ये जो है जैसे आई थिंक शुरू में मैंने इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है सब कुछ बताया है कि एक चीज़ तो रियलाइज़ किया है कि इवन इफ़ यू जस्ट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के आने से भी इट इज़ नॉट गोइंग टू एड्रेस मच. हाँ, इतना तक हो सकता है कि एक संदेश जाने के लिए हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो गड़बड़ी चल रहा है, जो गंदगी चल रहा है, अगर हमको वहाँ पे उसको साफ करना है तो हम बाहर में बैठ के चिल्ला के दैट इज़ नॉट गोइंग टू डू मच ऑफ अ थिंग. आई हैव टू गेट इनसाइड. तो उसके लिए हमको नीचे लेवल से, ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेवल तक आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट. तो इसलिए जो भी था लास्ट टाइम का जो भी पॉलिटिकल आई मीन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो भी पार्टिसिपेशन किया था, दैट वाज अ वन टाइम अटेम्प्ट. और अभी जो हमने कदम लिया है, दिस इज़ गोइंग टू बी, ये जो है दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, आई वुड से दिस इज़ अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन. और आई नो देयर विल बी पीपल, कोई लोग हंसेगा, कोई लोग मजाक बनाएगा और कोई लोग अप्रिशिएट करेगा, बट नेवरदलेस हम यहाँ पे आ रहा है
with a clear intention, with a clear conviction, with a clear conscience, और हम यहाँ पे we're coming with issue in our hand. और हम तो सोचते हैं कि अभी जहाँ पे जैसे ये जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ था उसमें अराउंड 10 to 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज वेर अनअपोज्ड. तो मेरा मानना ये है कि हम लोग का मानना ये है कि डेमोक्रेसी में इफ़ एनी इलेक्टोरल प्रोसेस या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अनअपोज होता है दैट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी. तो अभी ये सोचना है कि अभी 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी खाली नहीं जाना है, भले ही आपको जस्ट 10 वोट क्यों ना मिले, या फिर जितना भी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू गो लाइक दैट. तो इसलिए किरेन रिजिजू सर को भी दिस मैसेज हैज़ टू गो लाउड एंड क्लियर, क्योंकि आपने पिछले 15-20 साल से एक यूनियन कैबिनेट में रहकर भी ना एक शब्द आर्टिकल 371H को लेके बात किया, ना एक शब्द 6 शेड्यूल को लेके बात किया, ना एक शब्द ILP को ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाने का बात किया. इनफैक्ट ही वाज अ लॉ मिनिस्टर ऑल्सो, और अभी तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर है, एंड वी आर अ माइनॉरिटी, तो ही हिमसेल्फ इज अ माइनॉरिटी. नाउ लेट्स सी, अभी आप आवाज़ नहीं उठाएगा तो विल वेट फॉर यू टू एटलीस्ट आपने जो चीज़ नहीं कर पाया इन द लास्ट 15 ईयर्स, आपको पब्लिक ने और एक बार आपका नाकामी को उसको प्रायश्चित करने का, उसको करेक्शन करने का आपको एक मौका दिया है. लेट्स सी, आप इसको आपको करना चाहिए. और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पेमा खांडू सरकार है, खांडू सर को भी आई थिंक ही इज द चीफ मिनिस्टर फॉर द 3rd टाइम नाउ. आई थिंक पीपल हैव गिवन यू वन मोर चांस कि आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, नाउ इट इज़ टाइम. क्यों नहीं किया इसका मैं कारण मैं डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप रिसेंटली जो मेगा डैम का जो बात कर रहे हैं, इससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, इससे हम लोग का रेवेन्यू जनरेट होगा, ये होगा वो होगा. मेरा मानना ये है कि देखिए, ये जो डैम का जो सिलसिला है ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि देर आर गुड पार्ट्स ऑल्सो, देर आर लाइक उसका वो भी है, मीन्स उसका जो कॉन्स भी है, द साइड इफेक्ट ऑफ दैट. क्योंकि यहाँ में ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि देखो, अगर हमको पैसा कमाना है, फॉर एग्जांपल मेरा दोनों किडनी को हम बेच के हमको पैसा मिल जाएगा, मेरा लिवर को बेच के हमको पैसा मिल जाएगा, मेरा हार्ट को बेच के हमको पैसा मिल जाएगा, मेरा हाथ को काट के हम बेच देगा, हमको पैसा मिल जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसा, इतना पैसा आने का क्या हम जिंदा रहेगा क्या? अल्टीमेटली दैट इज द क्वेश्चन. तो दैट मीन्स आप यहाँ पे 10,000 करोड़ का बात कर रहे हैं, रेवेन्यू का बात कर रहे हैं, आप जनरेशन, जॉब जनरेशन का बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा है दिस इज ऑल कमिंग एट व्हाट कॉस्ट? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज ए सिस्मिकली एक्टिव जोन, हाँ जोन 5 में आता है, एंड जोन 5 इज द मोस्ट डेंजरस जोन. और यहाँ पे अर्थक्वेक इज वन फेनोमेनन जिसका अभी तक साइंटिस्ट ने, साइंस हैव नॉट डिवाइस्ड, कोई एक टेक्निक डिवाइस नहीं किया है जिससे हम अर्थक्वेक कब होगा वो डिटेक्ट कर सके. दैट इज समथिंग विच कैन हैपन एनी टाइम. आज भी हो सकता है, आज रात को भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड कल को भी हो सकता है. दैट मीन्स हम लोगों का यहाँ में ऐसा डैम क्रिएट करेगा. आपने देखा जो मॉनसून में हिमाचल में हाउ द सिटी गॉट वॉश्ड आउट, हमने देखा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में, इनफैक्ट हमारा सिक्किम में भी देखा है, असम में तो हमेशा फ्लड होता है. और हिली रीजन में जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में आप बना रहे हैं, वहाँ में अप्रोक्सीमेटली ये डैम का वजह से अप्रोक्सीमेटली 50,000 to 1 lakh पीपल आर गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड. आप उसको कहाँ पे आप ये करेगा? और बाकी उसका जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जिसको आप एकोमोडेट करने जा रहे, वहाँ पे उतना स्पेस है कि नहीं, और वहाँ का लोग मनेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर कम्युनल टेंशन आएगा. तो यहाँ भी कंसर्न ये है कि अगर कुछ भी करता है यू विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव. सिर्फ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से देखने से नहीं होगा. जैसे मैंने बोला कि मेरा बॉडी पार्ट्स को हम पूरा बेच दिया, मनी इज ऑल्सो कमिंग, बट एम आई अलाइव? सबसे पहले तो हम जिंदा रहना पड़ेगा ना. आप वहाँ से सडनली बना लिया, अगर कुछ हो गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर वट एवर कुछ, सपोज डैम भी बर्स्ट हो गया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फॉल्टी डैम्स, अगर बर्स्ट हो गया, entire population will be submerged under water. They will be completely displaced. तो why are you inviting ये?
आप खुद का ऊपर में जस्ट बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल, दैट डजंट मीन कि आप उसको गलत तरीका से यूज करना है। आइडियली आपको जॉब जनरेट करना है ना, तो आप सबसे पहले अपना फेसबुक या फिर ट्विटर पेज में तवांग का या फिर बमदिला का या फिर नामसाई का 2-2 मिनट का वीडियो डालना बंद कीजिए। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले यू गो टू हिमाचल, यू गो टू दार्जिलिंग, यू गो टू डिफरेंट हिल स्टेशन, वहाँ से पता करो वहाँ में टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या डेवलप हुआ है। सेम चीज़ इधर आप रेप्लिकेट करो और यू कैन कम अप विद समथिंग बेटर। क्योंकि टूरिज्म को लेके कुछ भी नहीं है, सिर्फ वीडियो दिखाने से थोड़ी ना होगा। वीडियो में वाह वाह होगा, कामदू साहब तो बहुत अच्छा काम कर, बट दैट इज नॉट योर डूइंग। आप जस्ट जो एग्जिस्टिंग उसको सिर्फ वो भी अच्छा पार्ट को दिखा रहे, द अगली पार्ट तो आप दिखा नहीं रहे। कितना अनएम्प्लॉयड है, उसमें कितना लोगों को उसका पोटेंशियल क्या, यू आर नॉट इवन टैपिंग दैट। तो आई एम नॉट एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिंग दिस एंड आई एम नॉट एग्जैक्टली सपोर्टिंग दिस, बट इफ यू आर रियली कंसर्न अबाउट द जॉब क्राइसिस या फिर अपना रेवेन्यू के लिए आप वो करें, देयर आर वेरियस मीन्स। और अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट वी आर अ बेगिंग बाउल, हम एक बेगिंग बाउल पकड़ के बैठा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी आएगा, जब वहाँ से हड्डी फेंकेगा तो हम खुशी खुशी उसको जम मार के रिसीव करता है। वाई आर वी डूइंग दिस? जिसका कारण से जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी में आता है, स्टेट गवर्नमेंट में ऑटोमेटिकली वही पार्टी आ जाता है। यहाँ पे भले ही कोई भी पार्टी आओ, वहाँ में जो होगा इधर भी उधर वो पार्टी आ जाता है। वाई दैट इज हैपनिंग? दैट इज बिकॉज वी आर नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। और ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसे आएगा? विथ रेवेन्यू जनरेशन। ये रेवेन्यू जनरेशन कैसे आएगा? नॉट बाय दिस डैम एंड ऑल, डैम से आएगा, बट दैट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। बट यू कैन कम अप विद रेवेन्यू जनरेशन। सबसे पहले टूरिज्म सेक्टर को लेकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। जो पैसा सेंट्रल ग्रांट से आता है ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट इन द इलेक्शन, आप सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। सेकेंडली, जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का जो हम लोग का पोटेंशियल है, आप अभी तक हम लोग क्या हो रहा है कि सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। वाई कांट आवर स्टेट बिकम अ प्रोड्यूसिंग स्टेट? जैसे अगर सिक्किम एक वो स्टेट बन सकता है, वाई कांट वी हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल। ईस्टर्न अरुणाचल का अपना एक पोटेंशियल है, वेस्टर्न अरुणाचल का एक अपना एक पोटेंशियल है। वाई कांट दिस कल्मिनेट टुगेदर? वाई कांट दिस हैपन टुगेदर? और उसको आप एक मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट बना सकता है। वाई दैट इज नॉट हैपनिंग? ये है। और तीसरा बात ये है कि हम लोग यहाँ में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, देयर आर मेनी अदर वेज टू जनरेट दिस। यहाँ में फैशन शो कभी ख़त्म नहीं होता है। हर हफ्ता कभी मिस अरुणाचल, कभी मिस ये डिस्ट्रिक्ट ये पापुमपारे, कभी मिस वो, कभी मिस्टर ये, कभी मिस्टर वो। हम नहीं बोल रहे कि ये गलत है, नहीं बोल रहे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑल दिस मनी इज बीइंग मिसयूज्ड हियर। और दूसरा बात ये है कि यहाँ में फेस्टिवल का ख़त्म ही नहीं होता है, हर दिन फेस्टिवल चलता है। तो माई कंसर्न इज की सी वी आर अ वेरी, हम लोग का एक डाइवर्स एक वो है सोसाइटी है, एंड वी हैव आवर ओन ब्यूटीफुल आइडेंटिटीज। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा अटेंशन सिर्फ उसी में जाना है। लेट द फेस्टिवल गो ऑन, लेट ऑल दिस एक्टिविटीज गो ऑन, बट यू हैव टू डू योर पार्ट। देखिए हमें लगा हुआ है, सीएम सर जो है ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वहाँ में चीफ गेस्ट आके बैठ रहा है, उसके बाद ये जो है कभी ये फेस्टिवल कभी अटेंड करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन जो रियल इश्यूज है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये जो फेस्टिवल, ये जो भी है एक्टिविटीज है, दिस इज मियरली टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन। कभी कभी हमको लगता है कि ऑल दिस फेस्टिवल्स, ऑल दिस एक्टिविटीज शुड बी बैन फॉर एटलीस्ट 1 year।